Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today our topic is antipsychotics, antipsychotic medication, which are used against different psychotic elements, including schizophrenia, mania, delusion disorder, major depression. इन सारों के अंदर जो यूज़ होते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, आज हम डिस्कस करेंगे एंटी साइकोटिक्स को, इनके क्लासेस को, एंटी साइकोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन को। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो एंटी साइकोटिक ड्रग के ऊपर है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को पता है, आप लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा है और उसके अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था कि बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर होता क्या है कि किसी भी साइकोसिस के अंदर एक डोपामीन थ्योरी है, और उस डोपामीन थ्योरी के अंदर ये बात की जाती है कि डोपामीन आपके ब्रेन के कुछ एरियाज़ के अंदर, मोस्ट ऑफ द एरियाज़ के अंदर आपका जो डोपामीन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइकोसिस होता है। जिस तरीके से एक एग्जांपल अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया का ले, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर या स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो डोपामीन है वो ब्रेन के कुछ खास एरियाज़ के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। और फिर हमने उसके अंदर डिस्कस किया था पॉजिटिव सिम्टम्स को, नेगेटिव सिम्टम्स को, कि जो हमारे पास बिहेवियरल और कॉग्निटिव सिम्टम्स है उसके अंदर, तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो किस तरीके से होते हैं। अब उसके हवाले से जो थ्योरी है डोपामीन थ्योरी, उसमें ये कहा जाता है कि सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन के अंदर हमारे पास जो डोपामीन है वो बढ़ जाएगा, तो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया होगा। एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कि हम डिस्कस करें स्किज़ोफ्रेनिया के पैथोफिजियोलॉजी, हमें पता है अब हमें एंटी साइकोटिक्स को समझने के लिए डोपामिनर्जिक पाथवे को समझना होगा। अब जो डोपामिनर्जिक पाथवे है उसके अंदर हमारे पास 4 पाथवेज हैं जो कि इनके ऊपर जो इफेक्ट होगा एंटी साइकोटिक्स का, तो किस तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारे पास साइकोसिस है, जिस तरीके से मीजोलिम्बिक पाथवे की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हेलुसिनेशंस है, डिल्यूजन्स है, थॉट डिसऑर्डर है, तो ये मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर अगर हमारे पास डोपामीन इंक्रीज हो जाए तो हमें ये पॉजिटिव सिम्टम्स होंगे। अब जाहिर सी बात है एंटी साइकोटिक्स का एक्शन हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि ये हमारे पास रिड्यूस करे इन सिम्टम्स को, यहाँ पे डोपामीन को कम करे, डोपामीन के रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करे। इस तरीके से मेसोकॉर्टिकल पाथवे नेगेटिव सिम्टम्स, जिस तरीके से हमने शिज़ोफ्रेनिया के अंदर डिस्कस किया था कि नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर क्या है, बिहेवियरल डेफिसिट्स, कमी आ जाती है, जिस तरीके से एनहेडोनिया, एवोल्यूशन, फ्लैट इफेक्ट, तो ये हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स है। फिर जो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे है, ये रिलेटेड है हमारे पास जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट से हमारी बॉडी की और टोन है उसको मेंटेन करना। फिर इस तरीके से ट्यूबरल इन्फेंटिबुलर पाथवे है जो कि हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया कराती है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे एंटीसाइकोटिक के एक्शंस के अंदर कि किस तरीके से ये हमारे पास 4 पाथवेज जो है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के हवाले से कि बहुत सारे एंटीसाइकोटिक्स जो मेडिसिन है, जो स्पेशली हमारे पास पुराने एंटीसाइकोटिक्स से आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होता है कि वो नेगेटिव सिम्टम्स को इतना जल्दी कम नहीं करती। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये थ्योरी है कि हमारे पास मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर अगर डोपामीन इंक्रीज हो जाता है तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अक्सर स्टडीज़ के अंदर देखा गया है कि मीजोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर हमारे पास डोपामीन कम हो जाता है, तो नेगेटिव सिम्टम्स हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम एंटीसाइकोटिक्स ऐसे देते हैं जो कि स्पेसिफिकली D2 डोपामीन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो वो नेगेटिव सिम्टम्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। तो आगे हम इन पाथवेज को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास मीजोलिम्बिक पाथवे है ये स्टार्ट होता है कहाँ से, आपका जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है और ये न्यूक्लियस अकम्बेंस तक जाता है जो पिक्चर के अंदर दिया है। इस तरीके से मीजोकॉर्टिकल पाथवे
अगेन आपकी VTSA वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से स्टार्ट होता है और पूरे कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, जिस तरीके से रेड के अंदर जो आपको दिखाया गया है आपकी फिगर के अंदर। फिर नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है जो कि ये स्टार्ट होता है आपके बेसल गैंग्लिया से, ठीक है जी। नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे सब्सटेंसा नाइग्रा से स्टार्ट होगा और आगे जो है ये स्ट्रिएटम के अंदर जाएगा। स्ट्रिएटम के अंदर जो है प्यूटामन और कॉडेट, ये जो ब्लू के अंदर आपको दिखाया गया है, ये कॉडेट और प्यूटामन में जाता है सब्सटेंसा नाइग्रा से। और फिर ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे जो कि आपको बिल्कुल रेड कलर के अंदर दिखाया गया है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से और जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ये हमारे पास क्या है कि जी मीजोलिम्बिक पाथवे आपके पॉजिटिव सिम्टम्स को अगर यहाँ पे डोपामीन की एक्सेस हो जाती है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर डोपामीन की अगर डिसरेगुलेशन होती है, डिसरप्शन होती है, कम हो जाता है तो नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। और इस तरीके से अगर हम नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे के अंदर जिस तरीके से डोपामीन है, ये अगर आपका काम करता है किसका कि जी आपके जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है, जो फाइन मूवमेंट्स है, उसको कंट्रोल कर सके। अगर यहाँ पे हम डोपामीन को ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास और एक साइड इफेक्ट भी है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स EPS, NTD, टार्डिव डिस्काइनेसिया। ये आगे हम साइड इफेक्ट्स में पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक्स के कि अगर यहाँ पे हम डोपामीन को ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास EPS प्रोड्यूस होंगे, टार्डिव डिस्काइनेसिया प्रोड्यूस होगा। और इन्फंडिबुलर पाथवे के अंदर जो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के अंदर आता है, तो यहाँ पे डोपामीन का काम के हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, ये आगे हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन। अगेन आप लोगों को मैंने बता दिया, ये एक पिक्चर है आपके मीजोकॉर्टिकल पाथवे का। जो मीजोकॉर्टिकल पाथवे है स्टार्ट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से और ये आपका जाता है न्यूक्लियस अकम्बेंस में, ठीक है जी। फिर नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है जो कि सब्सटेंसा नाइग्रा से शुरू होता है और कॉडेट और प्यूटामिन में चला जाता है, स्ट्रिएटम में चला जाता है। फिर ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे है जो कि स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी के अंदर आता है। और फिर इस तरह से मीजोलिम्बिक पाथवे है जो कि स्टार्ट होता है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से और ये जाता है आपके न्यूक्लियस अकम्बेंस में। तो ये 4 पाथवेज है जो कि हमें समझने चाहिए डोपामीन के जो हमारे एंटीसाइकोटिक्स है उनके एक्शंस को जानने के लिए और साथ साथ में उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको जानने के लिए। जिस तरह से हमने बात की कि ट्यूबरो इन्फंडिबुलर पाथवे, अगर इसको हम ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। जिस तरह से नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है, तो बेसिकली सब्सटेंसा नाइग्रा में आप लोगों को पता है बेसल गैंग्लिया हमारे फाइन मूवमेंट्स को, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को, मसल टोन को, जो हमारे मसल के अंदर जो टोन है, नॉर्मल टोन है, उसको मेंटेन करता है। अगर नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे जो सब्सटेंसा नाइग्रा सा है, प्यूटामिन और कॉडेट न्यूक्लियस में जाता है, तो अगर यहाँ पे हम डोपामीन को ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि हमारे फाइन मूवमेंट्स सही तरीके से नहीं होंगे, तो हमें ट्रिमर्स शुरू हो जाएंगे, हमारे मसल्स की जो टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी, मस्कुलर रिजिडिटी पैदा हो जाएगी, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स पैदा हो जाएंगे, जो कि कॉमन साइड इफेक्ट्स है एंटीसाइकोटिक्स के। क्योंकि यहाँ पे भी हम डोपामीन जो रिसेप्टर्स है उसको हम ब्लॉक कराते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा डोपामीन ना हो। लेकिन साइड इफेक्ट क्या होगा कि नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे में डोपामीन को हमने ब्लॉक किया तो हमें ये साइड इफेक्ट आएंगे। अगर हम मीजोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर इसको ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास ठीक है नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर एलिवेशन आएगी। मीजोलिम्बिक पाथवे के अंदर D2 रिसेप्टर्स की ब्लॉकेज होगी तो पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास कम होंगे। लेकिन बाकी जो हमारे पास जिस तरीके से नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे है तो वहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स है वो हमें फिर नज़र आएंगे एंटीसाइकोटिक्स के यूज से। तो ये जो आपको 4 पाथवे हैं ये आपके क्या है कि ये जो हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स है कन्वेंशनल पुराने, ये जो हमारे पास ये स्ट्रांगली एंटागोनाइज करते हैं, रिसेप्टर के ऊपर बैठ जाते हैं D2 रिसेप्टर्स के ऊपर। जो डोपामीन के हमारे पास जो 5 रिसेप्टर्स है
जो कि क्लिनिकल उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो है डोपामिन 2 रिसेप्टर्स, और उसके साथ लेकिन जो उसकी क्लासिफिकेशन है वो ये है कि हमारे पास डोपामिन D1, D2, D3, D4, D5 रिसेप्टर्स है। तो जो एक्टिविटी है D1 की और D5 की वो एक जैसी है, तो उसको D1 लाइक रिसेप्टर कहते हैं। D2, D3, D4 इनकी जो एक्टिविटी है वो एक जैसी है, तो उनके स्ट्रक्चर और एक्टिविटी के हिसाब से उनको कहते हैं D2 लाइक रिसेप्टर्स। तो D1 लाइक रिसेप्टर्स और D2 लाइक रिसेप्टर्स, ये दो किस्म के जो रिसेप्टर्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है एंटीसाइकोटिक्स को समझने के लिए। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो क्लिनिकल रेलेवेंस है D1 लाइक रिसेप्टर की ज़्यादा नहीं है, D2 लाइक रिसेप्टर की ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादातर समझना है D2 रिसेप्टर्स को और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, जो कि आगे हम जो इसके जो मोड ऑफ एक्शन है एंटीसाइकोटिक्स के, इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एंटीसाइकोटिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन, जिसको हम कहते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, सेकंड जनरेशन या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, या इसको हम कहते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है जी, या न्यू एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स है उसके अंदर नए एंटीसाइकोटिक्स में इसमें D2 एंड D3 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, जो कि D2 और D3 की ये सिर्फ दो रिसेप्टर्स की D2 और D3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। उन रिसेप्टर के ऊपर ये बैठ जाती हैं ताकि डोपामीन वहाँ पे एक्ट ना कर सके। हमारा मकसद क्या है कि हम जो साइकोसिस है उनके सिम्टम्स को कम करें। उसको कम करने के लिए हमें क्या है कि डोपामीन ज़्यादा है। अब डोपामीन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा उन रिसेप्टर्स को हमने ब्लॉक करना है, ठीक है। मेन एंटीसाइकोटिक्स का मकसद ही यही है, जितनी भी एंटीसाइकोटिक्स के, कि हम क्या करें कि डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक करें, उसके ऊपर जा करके मेडिसिन बैठ जाए और डोपामीन उसके ऊपर एक्ट ना कर सके, उसको वो मेडिसिन जा करके पकड़ ले। तो D2 और D3 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। उसके अंदर हमारे पास सल्फराइड ग्रुप एमिसल्फराइड है। फिर हमारे पास SDA है। SDA जो हमारे पास ड्रग्स है, इसके अंदर सेरोटोनिन एंड डोपामीन एंटागोनिस्ट, ये क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं, डोपामीन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। और इन मेडिसिन के अंदर जो हमारे पास नए एंटीसाइकोटिक्स है, इसके अंदर है रेस्पेराडोन है, जिप्रासिडोन है और सर्टिनडॉन है। तो ये हमारे पास सेरोटोनिन और डोपामीन एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास मार्टा क्लासिफिकेशन है, जो इसके अंदर हमारे पास क्लोजापिन है। मार्टा हमारे पास क्या है कि जी मल्टी एक्टिंग रिसेप्टर टारगेटेड एंटीसाइकोटिक। इसका मकसद क्या है कि जी मल्टी एक्टिंग रिसेप्टर टारगेटेड एंटीसाइकोटिक्स, ये हमारे पास सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे, सेरोटोनिन रिसेप्टर को सिर्फ ब्लॉक नहीं करेंगे, ये हमारे पास हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे, कोनिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगे, 5-HT1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे, और बहुत सारे रिसेप्टर्स के ऊपर इनके एक्शंस होंगे और उनको ब्लॉक करेंगे। इसलिए इन ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है वो मल्टी एक्टिंग रिसेप्टर टारगेटेड ड्रग्स के अंदर डाला गया है कि ये हमारे पास, और इस आगे हम साइड इफेक्ट्स भी पढ़ेंगे कि इनके साइड इफेक्ट्स पर जाहिर सी बात है और होंगे, जिस तरह से सेडेशन है, पोस्चरल हाइपोटेंशन है, मैच्योरेशन के अंदर प्रॉब्लम है, जो भी आपके रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो वहाँ पे उनके जो मेडिसिन है इनके साइड इफेक्ट्स आएंगे। उसके अंदर जो हमारे ड्रग्स है वो है क्लोजापिन, ओलांसिपिन, क्योटापिन और जोटिपिन। तो ये मार्टा की है जो नई एंटीसाइकोटिक्स है। और जो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है नई एंटीसाइकोटिक्स के अंदर एरिपेप्राजोल। अगेन ये हमारे पास डोपामिन सेरोटोनिन स्टेबलाइजर है और पार्शियल एगोनिज्म करता है D2 का और 5-HTA1 रिसेप्टर का, और एंटागोनाइज करता है 5-HT का मकसद क्या है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन का जो उसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का सेरोटोनिन A1 रिसेप्टर और सेरोटोनिन A2 रिसेप्टर्स, ठीक है जी। तो ये दो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ये इनको एंटागोनाइज करेगा 5-HT2A रिसेप्टर्स को। 5-HT2A रिसेप्टर अगर हमारे पास एंटागोनाइज होगा तो
जब ये हमारे पास ब्लॉक होगा तो हमारे पास क्या होगा, डोपामीन की जो रिलीज है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी और वो कुछ टाइम के लिए फिर जो ड्रग है वो डोपामीन रिसेप्टर से हटाएगा। तो दैट्स वाई उसको क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो थोड़े से कम होंगे। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर आते हैं एंटीसाइकोटिक्स, टिपिकल और एटिपिकल के अंदर ये हमारे पास ये है कि जी ज़्यादा दिनों के लिए कि बार बार आप उनको इंजेक्शन नहीं लगा सकते, बार बार मेडिसिन नहीं दे सकते किसी भी रीज़न से। तो ये डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर या डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, जो कि मतलब 1 हफ्ते से लेकर के ये हमारे पास 4 हफ्तों तक ये मेडिसिन इफेक्ट करती है। और उसके अंदर जो हमारे पास मेडिसिन है वो फ्लोफेनाजीन है, ऑक्सीप्रोफेन है, हेलोपेरिडोल है, फ्लोफेंटेक्साल है, जोक्लोफेंटेक्साल है और फ्लोस्पेरलिन है और रेस्पेराडोन है। ये सब हमारे पास डिफॉल्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है कि मतलब 2 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद आपको एक डोज देना होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो अब हमारे पास देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स। डोपामिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया कि जी D1 से लेकर के D5 तक, लेकिन जो हमारे पास क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के हैं वो हमारे पास D1 लाइक रिसेप्टर्स है और D2 लाइक रिसेप्टर्स हैं। The antipsychotic drugs probably owe their therapeutic effects mainly to blockade of D2 receptors। और जैसे पहले भी आप लोगों को मैंने बताया कि एंटीसाइकोटिक्स की जो एक्शन है उसमें जो क्लासिफिकेशन है कि जी D1 लाइक रिसेप्टर्स हैं हमारे पास और D2 लाइक रिसेप्टर्स हैं। जो D1 लाइक रिसेप्टर्स इतने ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के नहीं है, लेकिन D2 लाइक रिसेप्टर्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट्स है मेडिसिन की वो एंटागोनाइज या ब्लॉक करने से होगा D2 रिसेप्टर के। जब हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी हमारे पास प्रोड्यूस करेगी। द मेन ग्रुप्स इसके अंदर जो हमने डिस्कस किए उसके अंदर फेनोथायजीन है, थायोजिन है, ब्यूटायरोफेनोन्स है। तो ये जो हमारे पास ड्रग्स है कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक्स के ये जो सब ग्रुप्स में हमने पहले डिस्कस किया, तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि जी शो प्रेफरेंस फॉर D2 ओवर D1 रिसेप्टर्स। ये जो इसका प्रेफरेंस है रिसेप्टर्स के लिए, रिसेप्टर साइड के लिए, वो क्या है, वो D2 रिसेप्टर है, यानी कि ज़्यादातर ये D2 रिसेप्टर के ऊपर ही काम करती है। सम न्यूअर एजेंट्स जिस तरीके से रेमोक्सिप्राइड है आर हाईली सेलेक्टिव फॉर D2 रिसेप्टर, कुछ जो हमारे पास D2 रिसेप्टर्स के लिए हैं, whereas क्लोजापिन इज रिलेटिवली नॉन सेलेक्टिव बिटवीन D1 एंड D2। और दूसरे जो हमारे पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक के अंदर एग्जाम्पल है क्लोजापिन, ये हमारे पास क्या है कि रिलेटिवली डोपामिन के लिए सेलेक्टिव नहीं है D1 की एंड D2 के लिए, लेकिन इसकी एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है, एफिनिटी फॉर D4 रिसेप्टर। अगेन D4 रिसेप्टर जो है ये हमारे पास मॉड्यूलेट करता है D2 रिसेप्टर को, ठीक है जी। अब D1 रिसेप्टर मॉड्यूलेट करता है D5 को, D4 मॉड्यूलेट करता है D2 को, इस तरीके से D3 भी D2 को करता है और इस तरीके से D3 D4 को करता है। ये मतलब इंटरैक्टिव रिसेप्टर्स है, D2 लाइक रिसेप्टर्स है। अच्छा जी, dopamine the naturally occurring agonist interacts with D1 and D2 receptors, and both receptors are found in high density in the corpus striatum and nucleus accumbens। अब डोपामीन हमारे पास जो नेचुरली हमारे पास एक एगोनिस्ट है जो पाया जाता है आपके ब्रेन के अंदर, और हमने साइकोसिस के अंदर डिस्कस किया कि ये एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जब आ जाता है तो ये हमारे पास साइकोटिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। तो इनके जो D1 और D2 रिसेप्टर्स है तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कॉर्पस स्ट्रिएटम में, ठीक है, जो हमने बात की नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे में, जो कि सब्सटेंसा नाइग्रा से जो कॉर्पस में जाता है, और न्यूक्लियस एकम्बन्स में। जो न्यूक्लियस एकम्बन्स के अंदर हमारे पास है वो हमारे पास जो मीजोलिम्बिक पाथवे है जो कि वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस एकम्बन्स में जाता है। तो न्यूक्लियस एकम्बन्स के अंदर ये रिसेप्टर हमारे पास ज़्यादातर इसकी डेंसिटी, इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। मोस्ट स्ट्रिएटल न्यूरॉन्स हैव
D1 responses and most accumbens neurons have D2 responses. अब जिसके अंदर थोड़ी सी सेलेक्टिविटी ये है कि जो हमारे पास कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर जो न्यूरॉन है उसका D1 रिस्पॉन्स ज्यादा है, डोपामिन 1, और जो हमारे पास अकम्बेंस न्यूरॉन है जो न्यूक्लियस अकम्बेंस के अंदर है, जो कि हमारे पास पार्ट है मीजो लिम्बिक पाथवे का, तो ये हमारे पास D2 रिस्पॉन्स होता है इसका। और इसीलिए हम कहते हैं कि जी हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स को कम करना, कॉग्निटिव सिम्टम्स को कम करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर नेगेटिव सिम्टम्स को कम करना हमारे लिए ज़रूरी होता है साइकोसिस में। और ये सारे मेडिएट होते हैं D2 रिसेप्टर से या D2 रिस्पॉन्स से, जो कि हमारे पास न्यूक्लियस अकम्बेंस के अंदर ज़्यादा है। जिस तरीके से हमने बात की कि जी न्यूक्लियस अकम्बेंस पार्ट है मीजो लिम्बिक पाथवे का, और मीजो लिम्बिक पाथवे के अंदर अगर हमारे पास डोपामिन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या करना है, D2 रिस्पॉन्स को कम करना है, मिनिमाइज करना है। वहाँ पे डोपामिन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास कम हो जाएंगे या डिमिनिश हो जाएंगे। अच्छा, हमने बात की एंटी साइकोटिक्स की, उसके अंदर जो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स है, टिपिकल पहले हमने डिस्कस किया कि जी टिपिकल उसको हम कह सकते हैं, कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स हम उसको कह सकते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स हम को कह सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स। और ये भी हमने डिस्कस किया कि ये जो हमारे पास कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक्स है, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं कि जी हेलोपेरिडोल का एग्जांपल लेते हैं, ड्रोपेरिडोल का एग्जांपल लेते हैं, जो कि कॉमनली हमारे पास यूज होते हैं। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, आर D2 डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हमारे पास ब्लॉक करते हैं डोपामिन 2 रिसेप्टर को। ये डोपामिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो जब डोपामिन 2 रिसेप्टर हमारे पास ब्लॉक होंगे तो हम सिग्निफिकेंटली हमारे पास कम होंगे पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है जी। तो पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास ये कम करेंगे ज्यादातर। हाई पोटेंसी टिपिकल एंटीसाइकोटिक बाइंड टू द D2 रिसेप्टर विद हाई एफिनिटी। इसमें हमारे पास दो किस्म के हैं, जो एक हाई पोटेंसी है, एक लो पोटेंसी है। जो हाई पोटेंसी है उनका जो एफिनिटी है वो D2 रिसेप्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। जो लो पोटेंसी है उनकी जो हमारे पास जो एफिनिटी है वो कम है, लेकिन इसके कुछ फायदे और नुकसान हैं। इसके D2 रिसेप्टर की अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव सिम्टम तो जल्दी एलिविएट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर D2 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए या हाई एफिनिटी के साथ, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आएंगे। जो लो पोटेंसी ड्रग है उनके फिर हमारे पास, तो हाई पोटेंसी जो एंटीसाइकोटिक्स है ये हाई एफिनिटी के साथ ज़्यादा टाइटली बाइंड होते हैं D2 रिसेप्टर के साथ। एज अ रिजल्ट दे हैव हाई रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स। इसलिए क्योंकि D2 रिसेप्टर, जैसे आपको मैंने बता दिया, अगर हम इसको मेसोलिम्बिक पाथवे में ब्लॉक करते हैं तो क्या होगा कि सिग्निफिकेंटली हमारे पास ये पॉजिटिव सिम्टम हेलुसिनेशंस है, इल्यूजन्स है, डिल्यूजन्स है, थॉट डिसऑर्डर है, इसको तो ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर D2 रिसेप्टर को हम ब्लॉक करेंगे तो वहाँ पे डोपामीन हमारे पास कम हो जाएगा, जो कि वहाँ पे डोपामीन का एक्शन क्या है कि आपके मसल टोन को नॉर्मल रखना, आपके जो फाइन मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करना। तो फिर क्या होगा कि आपको अगर D2 रिसेप्टर आप नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे में अगर बंद करेंगे, जाहिर सी बात है अगर ये मेसोलिम्बिक के अंदर करेगा तो मेसोकॉर्टिकल नाइग्रोस्ट्रेटल में भी करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स आपको प्रोड्यूस होंगे। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स आगे हम साइड इफेक्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स है, ट्रेमर्स है, मसल रिजिडिटी है, एक्टोप्लेजिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, तो ये हमारे पास साइड इफेक्ट्स आएंगे। और ये जो हमारे पास टिपिकल है, इनके जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं उनके एग्जांपल जिस तरह से फ्लोफेनाजीन है, हेलोपेरिडोल है या फेमोसाइड है।
तो ये हमारे पास पुरानी एंटीसाइकोटिक्स है, इनकी एफिनिटी D2 के लिए ज़्यादा है, और अगर D2 को ये ज़्यादा टाइटली बाइंड करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स तो कम होंगे, लेकिन साथ साथ में एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स इसके हमारे पास आएंगे। इसके अंदर जो लो पोटेंसी typical antipsychotics have less affinity for the D2 receptors but tend to interact with non-dopaminergic receptors, resulting in more cardiotoxic and anticholinergic adverse effects including sedation, hypotension. अब जो हमारे पास लो पोटेंसी है, अब ये क्या है, ये इतनी ज़्यादा एफिनिटी नहीं है D2 रिसेप्टर के लिए, मतलब आपके D2 रिसेप्टर के साथ ये ज़्यादा टाइटली बाइंड नहीं होते। ये इसका एक फ़ायदा कहाँ पे आएगा कि जी हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामिडल जो साइंस है कंपैरेटिवली हाई पोटेंसी से इसके कम होंगे, लेकिन जो लो पोटेंसी ड्रग है जिस तरह से क्लोरफोमाजीन है जो यूज़ होते हैं, थायरोडाजीन, जो हमारे पास दो एंटीसाइकोटिक क्लिनिकल सेटअप्स में कॉमनली यूज़ होते हैं, ये लो पोटेंसी पुराने एंटीसाइकोटिक्स है, लेकिन इनका क्या है कि ये D2 के साथ इतना टाइटली बाइंड नहीं होते, लेकिन ये बाकी रिसेप्टर्स के ऊपर हमारे पास एक्ट करते हैं, जिस तरीके से मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर करते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करते हैं। अच्छा जी, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर करेंगे, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो हमारे पास सेडेशन प्रोड्यूस होगी। इस तरीके से मस्कारेनिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो पोस्चरल हाइपोटेंशन होगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर करेंगे तो आपकी ड्राई माउथ और आपको डिफ़िकल्टी इन मैक्चुरेशन, पेशाब के अंदर मसला, डिफ़िकल्टी होना, तो ये आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स इसके फिर ज़्यादा होंगे। दो के एक्स्ट्रा पैरामिडल इसके कम होंगे, लेकिन ये चूँकि सिर्फ D2 को ही इफेक्ट बाइंड नहीं करती, ये बाकी रिसेप्टर्स को भी करती है, जिस तरह से हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी, कोलिनर्जिक को भी करेगी और साथ साथ में मस्कारेनिक रिसेप्टर को भी करेगी, और उसी हिसाब से उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो इन लो पोटेंसी पुराने या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये और मुख्तलिफ होंगे। और इनके जो एग्जांपल्स है, इसके अंदर क्लोरफोमाजीन है और थायरोडाजीन, ये दो एग्जांपल्स है लो पोटेंसी टिपिकल या पुराने एंटीसाइकोटिक्स के। रिसेप्टर सेलेक्टिविटी हमारे पास डिफरेंट है, कुछ हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट है, तो कुछ हमारे पास पार्शियल एंटागोनिस्ट है हिस्टामीन की। तो ये इनका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का एक ये बेनिफिट है, कुछ नए जो एंटीसाइकोटिक्स है या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, उसमें ये होता है कि जो डोपामीन है वो इतना ज़्यादा हाई एफिनिटी के साथ बाइंड नहीं होता, रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता। तो ये वक्तन फवक्तन जब हमारे पास 5-HT2A रिसेप्टर हमारे पास अगर ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास डोपामीन रिलीज हो जाता है। अब डोपामीन की रिलीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती है और वो इस मेडिसिन को अपने जो रिसेप्टर है उससे हटा देता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे है उसमें अगर आपका डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉक रहेगा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आपको एक्स्ट्रा पैरामिडल साइन सिम्टम्स होंगे। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में जिस तरीके से एकाथेजिया, मसल रिजिडिटी, पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स, टार्डिव डिस्काइनेसिया, एकाथेजिया, ये तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास 5-HT2A 5-हाइड्रोक्सीट्रोप्टामाइन जो रिसेप्टर है ये हमारे पास एक्टिवेट होगा तो डोपामीन का रिलीज कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाएगा। जब डोपामीन का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा तो ये इस मेडिसिन को रिसेप्टर से हटाएगा और कुछ डोपामीन आपके नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर अपने रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा। जब वो एक्ट करेगा तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो कम होंगे। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो नए एंटीसाइकोटिक्स है या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है तो वो हमारे पास इसलिए थोड़े से बेहतर है कि इनके जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, क्योंकि टिपिकल या पुराने एंटीसाइकोटिक्स सिर्फ डोपामीन के लिए सेलेक्टिव है और वो बहुत हाई एफिनिटी के साथ डोपामीन को एंटागोनाइज करती है, उस रिसेप्टर के ऊपर जा करके बैठ जाती है। तो नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे के अंदर अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए डोपामीन रिसेप्टर के ऊपर ड्रग बैठा रहेगा
डोपामीन को एक्शन के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो हमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होंगे। दे आर कंसिडर्ड एटिपिकल इन द वे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जी ये हमारे पास सेरोटोनिन और डोपामीन दोनों को हमारे पास इनकी न्यूरोट्रांसमिशन को, जो न्यूरोट्रांसमिशन है उसको इफेक्ट करती हैं, तो दैट्स वाई इसको हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहते हैं। और इनकी बेनिफिट्स ये है कि जी ये हमारे पास इसकी जो सेलेक्टिविटी है सेरोटोनिन रिसेप्टर के लिए भी है, डोपामिन के लिए भी है, लेकिन इसके अंदर जो पार्शियल एगोनिस्ट है वो पार्शियल एगोनिस्ट ये काम करते हैं कि जी सेरोटोनिन के थ्रू मॉड्यूलेट करती हैं वक्तन फवक्तन डोपामिन को। जब आपका डोपामिन मॉड्यूलेट होगा, कैसे मॉड्यूलेट होगा कि आपका ड्रग आपके रिसेप्टर साइट से हटेगा थोड़े से टाइम के लिए और डोपामिन उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि आपके जो सिम्टम्स है वो तो मिनिमाइज ही होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है इसके, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवर्सिव किस्म के साइन सिम्टम्स होते हैं, जो कि एंटीसाइकोटिक्स जो पेशेंट्स लेते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ देह जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं, बिकॉज कि जी स्पेशली इन नाइग्रोस्ट्रेटन पाथवे वहाँ पे ये पार्शल जो है हमारे पास डोपामिन का रिलीज थोड़े से टाइम के लिए इंक्रीज होगा, वो ड्रग को थोड़े टाइम के लिए हटाएगा और फिर उसके बाद डोपामिन एक्शन करेगा, तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कम होंगे एज कम्पेयर टू टिपिकल या पुरानी एंटीसाइकोटिक्स। अब अगर आप बात करें एंटीसाइकोटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स की, तो उसके अंदर हमारे पास टार्डिव डिस्काइनेसिया। अब टार्डिव डिस्काइनेसिया जिस तरीके से अगर हम D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं मेसोकॉर्टिकल पाथवे के अंदर और नाइग्रोस्ट्रेटन पाथवे के अंदर, तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारे इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट है ये हमारे पास क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स दैट मे नॉट रिजॉल्व विद ड्रग डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है जी, आपके मसल के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी और इसका जो रिस्क है अप्रॉक्सीमेटली 5% है पर ईयर अगर आप एंटीसाइकोटिक्स लेते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, और ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हमारे पास स्पेशली जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है उनके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर मसल रिजिडिटी। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो चारों डोपामिनर्जिक पाथवेज है उनको यहाँ वहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज ज़्यादा करेगा। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मसल रिजिडिटी ज़्यादा होगी जिस तरह से नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे है। फीवर आपको होगा, फिब्रो इन्फंडिबुलर पाथवे को आपने ज़्यादा आपको ब्लॉकेज देगी। अल्टर मेंटल स्टेटस, ये आपका अगर मेसोकॉर्टिकल पाथवे में आप D2 रिसेप्टर को आप ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं। इस तरीके से ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी में क्या हो सकता है कि जी आपको टैकिकार्डिया हो सकता है, आपको एरिथमियाज हो सकते हैं, आपके रिस्पायरेशन के अंदर डिसरप्शन आ सकती है। फिर उसके बाद आपका जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। CPK आपका इंक्रीज हो सकता है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज बोन मैरो को जी ये एक्टिवेट करते हैं, सही है जी। और फिर WBC, सॉरी बोन मैरो, WBC आपके एलिवेट हो जाएंगे और आपको जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स है जिस तरीके से CPK है, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज और LFTs आपके बढ़ जाएंगे। और ये जो हमारे पास न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है ये पोटेंशियली मोहलिक होता है, फैटल होता है। तो NMS के अंदर हमारे पास आगे जा करके आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिसरेगुलेट कर जाएगा, आपको एरिथमियाज हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको इवन हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो ये सारे इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर। सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर एक और जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ऑटोनोमिक क्राइसिस है, जिसके अंदर आपको हाई ब्लड प्रेशर, टैकिकार्डिया, टैकीएरिथमियास ये आपको हो सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स इसके जो ज़्यादा है वो उसके अंदर है क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया, कि आपके मसल्स के अंदर जो रिजिडिटी है वो बढ़ जाती है आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर। पार्किंसन सिंड्रोम, जिसके अंदर आपकी जो मसल के अंदर ट्विचेस होती हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं,
कोर्स ट्रेमर्स होते हैं, क्योंकि आपका जो सब्सटेंसा नाइग्रा है वहाँ पे आपने डोपामिन को ब्लॉक किया, तो पार्किंसंस लाइक आपके जो सिम्टम्स है वो होंगे कि चलने में आप जो गेट है वो आपका शफलिंग हो जाएगा, एक्सेसरी मूवमेंट्स जो है वो आपके कम हो जाएंगे, साथ साथ में आपको कोर्स ट्रेमर्स शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ में एकथीसिया भी होगा। ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स जो साइड इफेक्ट्स की टर्मिनोलॉजी है, अब उसके अंदर एक्स्ट्रा पैरामेडल सिम्टम्स ईपीएस, जो ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक्स के हमारे पास साइड इफेक्ट्स है वो क्या है, वो ईपीएस ही होते हैं। कुछ जो हमारे पास लीवर एंटीसाइकोटिक्स, ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स में है बोन मैरो सप्रेशन, ये आपको बोन मैरो सप्रेस कर देती हैं, और बोन मैरो सप्रेशन की वजह से आपको मतलब फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। लेकिन जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं सब एंटीसाइकोटिक्स के, उसके अंदर एक्स्ट्रा पैरामेडल सिम्टम्स। अब दो किस्म के हमारे पास जो सिस्टम्स है ब्रेन के अंदर वो मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं पैरामेडल सिस्टम और एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पैरामेडल सिस्टम। फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो पैरामेडल सिम्टम्स है जो कि मेनली हमारे पास जो कॉर्टिकल फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं कि जो वॉलंटरी मूवमेंट है, जो हम इरादतन मूवमेंट करते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, जो काम करते हैं, वो पैरामेडल सिस्टम का काम होता है। फिर एक्स्ट्रा पैरामेडल सिस्टम हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी मसल एक्शन, ये हमारे पास इनवॉलंटरी मसल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, जिस तरह से हम सिर्फ फाइन मूवमेंट कर रहे हैं उसमें हमें ट्रेमर ना हो, या फिर किसी चीज़ को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या हमारा मसल जो इनवॉलंटरी मसल एक्शन है उसके अंदर हमारे मसल टोन का मेंटेन होना, कि हम बैठे हुए होते हैं और मतलब जाग रहे हैं, तो हमारे मसल के अंदर एक टेंशन रहता है जिसको हम कहते हैं मसल टोन। ठीक है जी, जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप टोन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आप जिस तरह आपको नींद आ जाती है तो वो इनवॉलंटरी मसल एक्शन, वो टोन आपका कम हो जाता है और आपकी बॉडी फ्लैबी हो जाती है, आप फिर अपने मसल टोन को आप सही तरीके से मेंटेन नहीं करते, फिर आपका हाथ एक साइड ऊपर गिर जाता है। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा पैरामेडल सिस्टम है ये इन मसल एक्शन को या मसल के टोन को और फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, एक्स्ट्रा पैरामेडल सिस्टम के ऊपर ये इफेक्ट करता है। क्योंकि अगर शुरू से आपको लेक्चर समझ आ गया होगा तो आपको मतलब ये साइड इफेक्ट समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैरामेडल सिस्टम हमारे पास ये जो हमने डोपामिनर्जिक पाथवे की बात की, तो इसके अंदर जो हमारे पास सब्सटेंसा नाइग्रा है, सब्सटेंसा नाइग्रा बेसिकली क्या है कि हमारे पास बेसल गैंग्लिया और सब्सटेंसा नाइग्रा ये हमारे पास फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ये हमारे पास नाइग्रोस्ट्रिएटल पाथवे जो स्ट्रेटम के अंदर कॉडेट और प्यूटामेन में जाता है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इनवॉलंटरी मसल को कंट्रोल करते हैं। यह वही हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामेडल सिम्टम है अलॉन्ग विद बेसल गैंग्लिया। तो जो बेसल गैंग्लिया उसका जो पार्ट है सब्सटेंसा नाइग्रा, तो वो सब्सटेंसा नाइग्रा बेसल गैंग्लिया बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, अपने फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाहिर सी बात है न्यूरोलॉजी में, कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है कि उसके अंदर बेसिकली हमारे पास बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाता है। तो बेसल गैंग्लिया जब आपका डैमेज हो जाता है तो उसमें जो डोपामिन है वो सही तरीके से एक्ट नहीं करता, तो आपको पार्किंसोनिज्म हो जाता है। और पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आपको पता है, शफलिंग गेट है, ट्रेमर्स है, इस तरीके से नेक के अंदर ट्वेचेस है, ट्रेम्बलिंग है, ठीक है जी, शफलिंग गेट है, लॉस ऑफ एक्सेसरी मूवमेंट है, तो ये सारे आपके हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप एंटीसाइकोटिक्स लेते हैं और जब वो सब्सटेंसा नाइग्रा के अंदर अगर D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो पार्किंसन लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिस्टोनियाज है, जिसके अंदर आपकी जो मसल कंट्रैक्शन है वो हो जाती है, जिस तरह से आंखें जो है आपकी रोल हो जाती है एक जगह के ऊपर, आपका नेक जो है बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, नेक के अंदर रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, आपके स्वॉलोन के अंदर प्रॉब्लम होती है, वॉइस टोन के अंदर मसला आ जाता है, आपके मसल जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। पार्किंसोनिज्म जैसे आपको मैंने बता दिया अगर सब्सटेंसा नाइग्रा के अंदर होता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एकथीसिया है, जिसके अंदर आपको मतलब इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स है जो कि आपके लिए अच्छी खासी तकलीफ देह होगी और रेस्टलेसनेस आपको होगी एकथीसिया के अंदर। ठीक है जी,
एंड थार्डिव डिस्काइनेसिया। फिर हमारे पास जो सिम्टम्स है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम में, उसके अंदर एक्यूट डिस्टोनिया, जैसे हमने डिस्कस कर लिया एक्यूट डिस्टोनिया के सस्टेन मसल कंट्रैक्शन ऑफ नेक, आईज, थ्रोट, ठीक है जी, स्पेशली इन एरियाज का, नेक का, आईज का और थ्रोट का, इसके अंदर सस्टेन मसल कंट्रैक्शन, आपकी जो मसल है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और आप अगर कहीं पे आप को इत्तेफाक हुआ है साइकेट्री वार्ड में काम करने का, तो जो मेडिसिन वो लेते हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं, तो शुरू में ऐसे लोगों को उनके जो मसल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और इतने हार्ड हो जाते हैं कि उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है जी। तो वो हमारे पास क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया है। जनरली अकर सून आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकेशन, और ये मतलब विद इन 24 आवर्स से लेके 2 से 3 दिन तक, एक हफ्ते तक जो है, वीक में एक हफ्ते तक ये पीक तक पहुंच जाते हैं जो आपके एक्यूट डिस्टोनिया से। अच्छा जी, तो ये जल्दी शुरू हो जाती है एक्यूट डिस्टोनिया। फिर एकथीसिया, अनकंफर्टेबल कंटिन्यूअस मोटर रेस्टलेसनेस, इसके अंदर आपको मुसलसल जो है आपको क्या होगा, आपको मोटर रेस्टलेसनेस होगी, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होंगे। कैन अकर एनी टाइम इन ट्रीटमेंट बट जनरली इन फर्स्ट वीक। एकथीसिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिकेशन आपको किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन जनरली फर्स्ट वीक के अंदर ज़्यादा। इजीली मिसडायग्नोज एज द अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, और कभी कभी एकथीसिया को मिसडायग्नोज लोग करते हैं कि कुछ आप कहीं पे चले गए तो मे बी कि आपको टेक्स्ट डायग्नोज हो गए, हालांकि आपको एकथीसिया है, ठीक है जी, वो टेक्स्ट नहीं होंगे। तो अक्सर किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अंडरलाइंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर ये फिर मिसडायग्नोज हो जाता है। अच्छा जी, तो फिर आगे जो हमारे पास है पार्किंसोनिज्म। अब पार्किंसोनिज्म जो है, अगेन हमने बात की कि अगेन आपका सब्सटेंस नाइग्रा, वहाँ पे ड्यूटी रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो वहाँ पे ड्यूटी रिसेप्टर की ब्लॉकेज अगर होगी तो आपको क्या होगा, आपके फाइन मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। जब फाइन मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आपको क्या होंगे, ट्रेमर्स होंगे। आपको मसल का टोन आपका मेंटेन करता है बेसल या सब्सटेंस नाइग्रा, तो आपका मसल जो टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो मसल स्टिफनेस होगी, आपकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। और अगर आप जनरली अक्सर पेशेंट्स को देखते हैं तो जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं तो वो ड्रोलिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब उनका सलाइवा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टोनिया हो चुका होता है, और उनके जो मसल्स है थ्रोट के और बकल म्यूकोसा की, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके होते हैं, और वो सही तरीके से मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने जो माउथ के मसल्स को, तो इसलिए उनको ड्रोलिंग होती है, उनका सलाइवा मुंह से निकलता है बार बार। जनरली अकर बियॉन्ड 1 वीक आफ्टर स्टार्टिंग मेडिकेशन, और पार्किंसन लाइक सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं होते, लेकिन फिर भी अक्सर केसेस के अंदर जो है एक हफ्ते से ज़्यादा जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो फिर उसके अंदर चांसेस है कि पार्किंसनिज्म लाइक सिम्टम्स हो, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इन सिम्टम्स को कम करने के लिए अक्सर जो पेशेंट्स है, जिस तरह से आप लोगों को पता है कैमाड्रिन बेसिकली मेडिसिन है पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में जाए तो साइकेट्रिक वार्ड में अक्सर पेशेंट्स को कैमाड्रिन एडवाइस किया जाता है। तो वो कैमाड्रिन इसलिए देते हैं ताकि उनके जो पार्किंसन लाइक जो सिम्टम है, जो उनको पार्किंसनिज्म हो चुका होता है एंटीसाइकोटिक्स की यूज़ की वजह से, वो कम हो सके। तो अक्सर उनको जो प्रोसाइक्लिडीन है कैमाड्रिन, तो प्रोसाइक्लिडीन उनको देते हैं ताकि उनके पार्किंसंस लाइक जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो। टार्डिव डिस्काइनेसिया, अब वो टार्डिव डिस्काइनेसिया के अंदर क्या होगा, स्पास्टिक फेशियल डिस्टॉर्शन इन टंग मूवमेंट्स। अब ऐसे पेशेंट्स की जो इनवॉलंटरी टंग मूवमेंट्स होती हैं, बार बार वो टंग को बाहर निकालते हैं और उसको चबाते हैं, या उसको मतलब उसके ऊपर टीथ से जो है वो प्रेशर डालते हैं, और जो फेस के मसल्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी और रिजिडिटी आ जाती है। अच्छा, ये फिर आगे जा करके नेक को जा सकती है, फिर आगे आपके ट्रंक को, आपके मतलब जो मेन ट्रंक है और एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें ये जो स्पास्टिसिटी है ये जा सकती है, और बिल्कुल आपको जिस तरीके से
بہت زیادہ جس طرح سے کسی کو سی پی ہے یا کوئی جو اس کو مسل ریجڈی ہو چکی ہوتی ہے یا مطلب جو کوئی جس طرح ڈی سیریبریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا ہے اگین ہمارے پاس میزوکارٹیکل پاتھوے کے اندر آپ کی بلاکیج ہو جاتی ہے ڈوپامین ریسپٹر کی. تو آپ کے جو مسلس ہے وہ بہت زیادہ اسپاسٹک ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں ٹرنک تک ایکسٹریمٹیز تک. ڈیلیڈ افیکٹ ہوتا ہے یہ یوزولی بیونڈ 6 months فرام اسٹارٹنگ میڈیکیشن. ٹارڈیو ڈسکائنیزیا بہت زیادہ لیٹ ہوتا ہے جب آپ کی ٹریٹمنٹ بہت لمبی ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں پھر آپ کو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے 1 سال تک اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو مطلب 6 مہینے کے بعد جا کر کے 8 مہینے کے بعد جا کر کے کہیں آپ کو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا شروع ہو جاتا ہے. رسک انکریزز ود ڈیوریشن آف ایکسپوجر ٹو اینٹی سائیکوٹکس. ٹھیک ہے جی, جتنا ٹائم آپ زیادہ اینٹی سائیکوٹکس لیں گے تو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا آپ کو ہونا, جس کے اندر آپ کی جو بہت زیادہ مسل ہے وہ بہت زیادہ اسپاسٹک ہو جاتے ہیں, آپ کی جو ٹنگ موومنٹ ارریلیونٹ جو ٹنگ موومنٹ ہے وہ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے, ایکسٹریمٹیز آپ کی بہت زیادہ, پوری باڈی آپ کی اسپاسٹک ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو کب زیادہ ہوگی, جب آپ جتنے زیادہ ٹائم کے لیے اینٹی سائیکوٹکس کو یوز کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو چانسز ہے کہ ٹارڈیو ڈسکائنیزیا ہو جائے. اچھا جی, مے بی پرماننٹ اکر آن ڈسکنٹینیویشن اور ریزالو آن اون. ٹھیک ہے جی, اچھا یہ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ زیادہ ٹائم کے لیے لیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم کے لیے آپ کی اسٹفنس ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو مطلب کانٹریکچر کسی خاص ایریاز کے اندر ہو سکتے ہیں تو وہ پرماننٹ ہو سکتا ہے. اور یا ڈسکنٹینیویشن آپ میڈیسن کے آپ اس کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا کے سمٹمس ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. یا پھر جب آپ میڈیسن کو لیتی بھی ہے ڈوز کے اندر ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو یہ خود سے بھی ریزالو ہو سکتے ہیں. از ورسن بائی میڈیکیشن یوز ٹو ٹریٹ ادر ای پی ایس. اچھا, اب یہ جو ہمارے پاس باقی ایکسٹرا پیرامیڈل سمٹمس کے لیے جو میڈیسن ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, اگر وہ ان کو آپ یوز کرتے ہیں جب کسی کو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا ہے تو وہ اس میں یہ ہیلپ نہیں کرتی. تو اس لیے ہم یہ جاننا پہلے ضروری ہے کہ پیشنٹ کو پارکنسنس لائک سمٹمس ہو رہے ہیں, ایکاتیزیا ہو رہا ہے, پیشنٹ کو کوئی ڈیسٹونیاز ہو رہے ہیں, یا پھر اس کو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا ہے. اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے سمٹم سے اور ڈیوریشن آف دا ٹریٹمنٹ سے, اور ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ میں جو آنسٹ آف دا سمٹمس ہے اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ٹارڈیو ڈسکائنیزیا. اگر ٹارڈیو ڈسکائنیزیا ہے تو باقی جو ای پی ایس کے جو سمٹمس ہے ان کی جو میڈیکیشن ہے اس کے اندر اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی. اچھا, نیورولپٹک میلیگننٹ سنڈروم جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا, پائپ لائک ریجیڈیٹی. اب اس کے اندر کیا ہوگا, آپ کے مسلس کے اندر آپ لوگوں نے اسسمنٹ کے اندر پڑھا ہوگا ڈفرینٹ باڈی کے اندر ریجیڈیٹیز ہوتی ہیں, اس کو اندر کاک ویل ریجیڈیٹی کہتے ہیں, لیڈ پائپ ریجیڈیٹی ہوتی ہے. تو جب نیورولپٹک میلیگننٹ سنڈروم ہوتا ہے تو اس میں لیڈ پائپ ریجیڈیٹی ہوتی ہے. جب آپ پیشنٹ کے مسل کو اسیس کرتے ہیں تو جب آپ جیسے جیسے آپ ان کے مسلس کے اوپر زیادہ پریشر ڈالیں گے تو ریزسٹنس اور زیادہ انکریز ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں پائپ لائک ریجیڈیٹی. اور اس کے ساتھ فیور ہے, پہلے ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں بھی ڈسکس کیا, فیور ہے, ٹریمرس ہے, الٹر لیول آف کانشیسنس ہے, اور ہائپوٹینشن ہے, ٹیکیکارڈیا ہے, جیسے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ٹیکیکارڈیا کے ساتھ جو ہے ٹیکی ایرتھمیاز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس طرح سے ایٹریل فلٹر ہو سکتا ہے, وینٹرکولر فلٹر ہو سکتا ہے, ایون کہ آگے جا کر کے وینٹرکولر فبریلیشن ہو سکتی ہے. تو بہت زیادہ لائف تھریٹننگ ہے نیورولپٹک میلیگننٹ سنڈروم. اچھا جی, اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو لیبارٹری فائنڈنگ اگر پیشنٹ بہت زیادہ وداؤٹ اینی آبویس ریزن وہ بہت زیادہ فیبرائل ہو جاتا ہے, اس کو ٹریمر شروع ہو جاتے ہیں, لیڈ پائپ ریجیڈیٹی اس کو شروع ہو جاتی ہے, ٹیکی ایرتھمیاز میں چلا جاتا ہے, اس کو بہت زیادہ اس کا بی پی گر جاتا ہے, تو اگر ایسے پیشنٹ کو پھر اگر اینٹی سائیکوٹک لیتا ہے تو دیر از اے اسٹرانگ چانس کہ وہ پیشنٹ ہمارے پاس این ایم ایس اس کو ہو سکتا ہے. اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہم کرتے ہیں تو اس میں اب ہمارے پاس ڈبلیو بی سیز اور کریٹنین کائنیز یہ ہمارے پاس زیادہ ہوں گے. جب نیورولپٹک میلیگننٹ سنڈروم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو 10 to 20% اس کی مارٹیلٹی ہے.
دیکھ لیجیے گا اتنی بہت زیادہ اس کی جو مورٹیلٹی ہے بہت زیادہ ہے جب ایک مرتبہ سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے آپ کی تھرموڈس ریگولیشن ہو جاتی ہے، انکریز ٹیمپریچر، پھر ٹیکی ارنیاز جو ہے اور ہائی پوٹینشل، یہ دونوں پوٹینشلی لائف تھریٹننگ سچویشن ہے، اور آگے پھر جا کر کے کارٹیکل فنکشن کے اندر آپ کا انکانشیسنس ہونا کین اکر اینی ٹائم ان دا کورس آف ٹریٹمنٹ، اور یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، کسی بھی ٹائم جو ہے آپ کو جب آپ ٹریٹمنٹ لیتے اینٹی سائیکوٹکس لیتے تو کسی بھی ٹائم آپ کو این ایم ایس ہو سکتا ہے۔ اینٹی کولینرجک افیکٹس، اولڈر اینٹی سائیکوٹکس کے جو اینٹی کولینرجک افیکٹس ہے اس کے اندر جو ہم نے کہا کہ جو لو پوٹینسی ہے وہ ہمارے پاس مسکرینک ریسپٹرز کے اوپر، ساتھ ساتھ میں کولینرجک ریسپٹرز کے اوپر اور ہسٹامینرجک ریسپٹرز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جی مسکرینک آپ کی جو کولینرجک ریسپٹرز کے اوپر یہ کریں گے تو اس کے اندر پھر کیا ہوگا، اینٹی کولینرجک افیکٹس میں ڈرائی ماؤتھ ہوگا، بلرڈ ویژن ہوگا، کانسٹیپیشن ہوگا، یورینری ریٹینشن ہوگا، اور مائڈریسز یا ڈائلیٹڈ پیپلز، یہ ان کے سائیڈ افیکٹس کے اندر شامل ہے جو اینٹی کولینرجک افیکٹس ہیں اولڈر اینٹی سائیکوٹکس کے، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے کہ جو اولڈر اینٹی سائیکوٹکس کے اندر جو لو پوٹینسی ہے اس کے جو ہمارے پاس ای پی ایس کے جو سمپٹمس ہیں وہ تو منیمائز ہوں گے، لیکن یہ چونکہ دوسرے ریسپٹرز کو بھی بلاک کرتی ہے، جس طریقے سے کولینرجک ریسپٹر کو اس نے اگر بلاک کر دیا تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹس کے مزید باقی سائیڈ افیکٹس کے ساتھ یہ سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے، ڈرائی ماؤتھ، بلڈ ویژن، کانسٹیپیشن، یورینری ریٹینشن اور